मैंने शाम को एक फ़िल्म देखी नोस्फेरातु। ये दूसरी बार देखी मैंने फ़िल्म। पहले सबसे पहले मैंने जब ये रिलीज़ हुई थी उससे कुछ टाइम बाद ही मैंने ये हॉल पे देख ली थी, सिनेमा हॉल पे। शायद मैं वहाँ गया था, साकेत में देखी थी शायद वो सेलेक्ट सिटी मॉल उसके आसपास या वहीं कहीं वहीं देखी थी। तो ये देखी मैंने फ़िल्म, अच्छी लगी मुझे। उसके जो है विजुअल्स काफ़ी अच्छे लगे, मतलब सिनेमैटिक जो उसमें इफ़ेक्ट्स थे वो भी अच्छे लगे। और मतलब उसकी स्टोरी भी अच्छी थी, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हॉरर फिल्म है ये। काउंट ओरलॉक नाम का एक मतलब वो होता है भूत टाइप, मतलब पिशाच, ड्रैकुला से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है वो। एक्चुअली ब्रैम स्टोकर कोई शायद नोवेलिस्ट था, उसने लिखी थी बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 100-150 साल तो हुई होंगे। तो उसने ड्रैकुला लिखी थी, उससे इंस्पायर्ड ये कुछ मेरे ख्याल से है, मैंने जितना भी देखा इसके बारे में इंटरनेट वगैरह पे। तो बाकी इसमें अच्छी लगी फिल्म तो। और उसमें एक कैरेक्टर मुझे बहुत लगा, वो मतलब किंग था वो कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग बड़ी मस्त लगी। वो एक पता नहीं क्या नाम था उसका, वो उसका वो रहता है, वो काउंट ओरलॉक जो होता है ना, जो मेन जो विलन होता है इसका मेन कैरेक्टर, उसका वो कहते हैं ना, मतलब वो चिल्ला टाइप या साइड किक तो नहीं कह सकते, मतलब वो होता है। तो वो उसके आदेश का पालन करता है और वो ऐसी एक्टिंग करता है, बार बार कहता है प्रोविडेंस प्रोविडेंस ऐसा बोलता है। वो बड़ा मस्त लगता है एक्टिंग करता हुआ। फिर एक बड़ा मतलब वीभत्स सा सीन है, बड़ा मतलब गोर टाइप सा, वो किसी आदमी का शायद उसको आता है, वो उसे बंद रखते हैं, मतलब वो ऐसी गड़बड़ वो कर रहा होता है, जो उसका ओरलॉक का चेला टाइप होता है, काउंट ओरलॉक का ड्रैकुला कह सकते हैं उसका। तो उसका चेला होता है, वो उसको जो है बांध के रखते हैं, क्योंकि वो पता नहीं या तो किसी को वो कर रहा होता है, मारने की कोशिश करता है, तो उसे शायद वो करते हैं। तो वो फिर वहाँ कोई उसे पानी देने आता है, पता नहीं क्या, तो उसको पकड़ लेता है और वहीं उसको खाने की कोशिश करता है, खा भी जाता है। शायद वो बड़ा क्रूअल सा सीन था, वो शायद उसका हार्ट वगैरह खाने खाता है। फिर वो जब खा रहा होता है ना, या फिर कुछ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, या कबूतर खाता है वो, कुछ इस तरह से ही करता है। फिर जब वो खाता है तो वो बोलता है वो डिवोरेंस डिवोरेंस ऐसा बोलता है। बाकी उसमें वो भी है डैनियल डिफो, विलेम डिफो क्या नाम है उसका, ग्रीन गोब्लिन वाला एक्टर जिसने ग्रीन गोब्लिन का किरदार निभाया था, वो भी है। वो ही उसमें मेन एक तरह से वो ही मानना चाहिए, क्योंकि वही उसका जो वो जो होता है काउंट ओरलॉक जो ड्रैकुला होता है उसका, वो ही जो है ग्रीन गोब्लिन वाला एक्टर जो होता है वो ही उसका समाधान निकालता है। तो वो जो विलेम डिफो होता है, वो जो ग्रीन गोब्लिन वाला एक्टर, वो कुछ मेरे ख्याल से वो होता है साइकोलॉजिस्ट वगैरह, लेकिन वो अपनी अटपटी सी हरकतों के लिए फेमस होता है, अजीब अजीब सा कुछ करता है वो, मतलब अनकन्वेंशनल उसकी अप्रोच होती है साइकोलॉजी के लिए। तो बाकी वो फिर जो काउंट ओरलॉक वाला केस उसे मिलता है, तो वो फिर वो क्या करता है कि वो कुछ पुरानी किताबें पता नहीं कहाँ से पढ़ के लाता है, स्क्रिप्चर सी, उसमें उसे समाधान मिलता है इसका। तो भाई मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, मतलब जॉब जो है, जॉब का जो कल्चर है, 9 to 5 जॉब, इसके बारे में थोड़ा सा मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं जो है लगभग 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, और ये अब तो मेरी है दूसरी जॉब चल रही है, पहली मैं छोड़ चुका हूँ। तो जॉब का यही है अपना कि मुझे जो लगता है, मेरे एक दोस्त से भी डिस्कशन हो रहा था इस बारे में, जॉब का ठीक है, जॉब पैसे वैसे मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपकी अच्छी खासी जॉब है तो, लेकिन इसमें मुझे बहुत सारी कुछ वो लगती हैं इसमें, बड़ी मतलब क्या कहें कि खामियां हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ी खामियां हैं जॉब करने में। तो भाई यही है कि जॉब में जो है, एक तो मुझे सबसे बड़ी ये लगती है, ख़ास तौर से जो ऑफिस जॉब होती है,
उसमें तो सिटिंग जॉब होती है, तो वो तो फिर यही है कि हेल्थ तो आपकी ख़राब होनी ही होनी है। बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि मैं तो जो भी देखता हूँ अपने आसपास जिनकी मिडिल एज में भी जो आगे हैं, बड़े एज के तो मैं कह ही नहीं रहा, जो थोड़े ज़्यादा एज के हैं, जो मिडिल सी एज में भी उनको कुछ ना कुछ बीमारी लग चुकी है। किसी का बीपी हाई या लो है, किसी का नी इंजरी है, किसी की हड्डी में दिक्कत है, किसी का शुगर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई स्ट्रेस है। स्ट्रेस का तो पता ही नहीं चलता। खैर ज़्यादातर तो पता नहीं कितने लोग स्ट्रेस होंगे। वो एक तो ये है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात है, इससे तो बड़ी नहीं, खैर ये भी बड़ी बात ही है हेल्थ वाली भी। और एक ये है कि अब तुम देखो, तुम 9 बजे अगर ऑफिस पहुंच रहे हो, तो ज़्यादातर लोग ज़्यादातर नहीं थे, बहुत सारे लोग भी 7:30-8 बजे तो निकलेंगे ही। अब वे 5 बजे या 5:30 बजे छूटेंगे, तो 7-8 बजे घर आएंगे, 7-7:30 बजे, या फिर मान लो 6:30 बजे भी आए, तो कितने घंटे की कर रहे हैं। 7:30 बजे निकले, रात को आए 6:30 बजे, तो 11 घंटे की नौकरी तो यही होगी। अब फिर कुछ टाइम उनका जो मतलब मुंडेन या ट्रिवियल से जो टास्क वो होते हैं, मतलब काम होते हैं, नहा लिए या खाना खाने में, इन सब चीज़ों में भी एक घंटा तो पूरे दिन में निकल ही जाता होगा। तो बाकी भी कुछ काम होते हैं, उनमें भी आधे घंटा तो 1-1.5 घंटा तो मान लो, 12-12.5 घंटे तो यही हो गए। और बाकी आदमी को 6-7 घंटे की तो नींद चाहिए ही चाहिए, होगी 19 घंटे। बाकी वो फिर फैमिली को भी टाइम देगा, अगर फैमिली वाला आदमी है तो अपने लिए क्या टाइम है उसके पास, अपने लिए क्या कर रहा है वो तो जो जिसकी नौकरी कर रहा है उसका काम आगे बढ़ा रहा है। वो तो अपना क्या है उसका, अपना तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो अपना भी कुछ एजेंडा है लाइफ में या नहीं, वो तो बढ़ ही नहीं रहा उसका कुछ भी। तो सारा टाइम तो वो जॉब को ही दे रहा है। अगर इस तरह की जॉब कर रहा है, वो खुद क्या है, वो खुद क्या कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है जॉब में दिक्कत। और भी कुछ खामियां हैं, और प्लस पॉइंट्स में देखा जाए तो भाई इतना कुछ वो होता नहीं है कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ख़ास तौर से अगर किसी की सरकारी नौकरी हो तो बिल्कुल भी ना, बहुत ज़्यादा कम ही करनी पड़े मेहनत, और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जॉब करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाता है आदमी, बहुत बड़ी कीमत 9 to 5 जॉब करने की। ये अभी तो पता चलेगा नहीं किसी को, लेकिन जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर शांति से सोचे ना आदमी कि मैंने करा क्या है पूरी ज़िंदगी में, तो उसे यही नज़र आएगा मैंने जॉब करी है, बस कुछ ना करा मैंने इसके अलावा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है। तो ये मैं एक जो राइटिंग सीखने के लिए मैं जो है एक बुक पढ़ रहा हूँ। शिर्ले जैक्सन एक राइटर हैं, मतलब थी वो, मुझे पता नहीं था कि ये मेल है या फीमेल है। तो मैंने कुछ विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करा, तो मैंने देखा कि ये फीमेल थी। कोई 1916 में शायद बोर्न हुई और 1965 में डेथ होगी। ये अमेरिकन राइटर थी और इनका जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। तो लॉटरी एंड अदर राइटिंग्स मैंने पढ़ी, कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं उसकी, काफ़ी पढ़ ली हैं, पर जो मुझे ध्यान है मेन वो उसको मैं मेंशन करूँगा। तो लॉटरी जो मेन तो इसमें लॉटरी ही है, तो मुझे उसका लॉटरी का जो है मुझे कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है, मतलब प्लॉट बहुत पसंद आया इसका। तो उसमें द लॉटरी जो कहानी है उसमें ये है, वो एक कोई जगह होती है, गांव या मान लो कोई छोटा कस्बा, इस तरह से कुछ होता है। तो उसमें कुछ टाइम बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है एक वो निकलता है कि जैसे लॉटरी, तो सबको अपना वो पर्ची जीत दी जाती है बारी बारी से सबको। तो जिसका नाम बाद में जो सेलेक्ट होता है, तो उसमें पहले तो रिवील किया नहीं जाता शुरू में उसके साथ क्या होगा। तो यही सस्पेंस होता है उसका
तो पहले तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या मिलेगा, ऐसे क्या होगा इसके साथ। तो उसमें एक जो जब उसका सबका हो रहा होता है, तो मतलब जिसका नाम होगा लॉटरी में, इस तरह से जो भी सिस्टम था उसका, वो मुझे इतना ध्यान नहीं है किस तरह से क्या सिस्टम था। तो मैं तो मेन बात पे आता हूँ कि एक लेडी सेलेक्ट होती है, नहीं एक लेडी नहीं, एक लेडी का हस्बैंड सेलेक्ट होता है। तो वो फिर लेडी जो उसका मतलब वो होता है कन्वीनर, संयोजक, जो उस लॉटरी सिस्टम का जिसके अंडर में देख रेख में हो रहा होता है, तो वो उससे मतलब वो करती है आर्गूमेंट, ये ऐसा तो नहीं है, ये इनका तो नंबर नहीं आना चाहिए था, अपने हस्बैंड के बारे में कहती है ये नहीं आना चाहिए था, वो नहीं आना चाहिए था। लेकिन तब तक वो आता नहीं है, असलियत में तो ये होता है कि तब तक वो आता नहीं है, लेकिन वो उसे डर लगता है कि मेरे हस्बैंड का आ गया है, शायद सिलेक्शन हो गया है इस लॉटरी से। तो लेकिन जब वो देख बाद में होता है ना, तो होता क्या है कि उसके हस्बैंड का नहीं होता, उसी का ही नाम आ जाता है उसमें, पर्ची में लिखा हुआ वो ही सेलेक्ट हो जाती है। तो मतलब वो ऐसा हो जाता है कि उसका नाइट मेयर सच हो जाता है। उसने तो सोची थी कि मेरे हस्बैंड का आ गया तो बहुत गलत हो गया, उससे भी गलत हो गया, उसी का आ गया। तो बाद में पता चलता है लॉटरी का क्या सिस्टम है कि जो लॉटरी में जो जीतेगा उसको मारे जाएंगे पत्थर, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, मीडिएवल टाइम में बताया जाता है ऐसा कि, या उससे भी पहले में कि कोई अपराध कर देता था, किस तरह का अपराध, क्या सिन कर देता था, पाप करता मानना जाता था जो उस टाइम पे ऐसा कुछ कर देता था, उसे पत्थरों से मारा जाता था। तो इस तरह से उसे लॉटरी का ये वो था। तो ये मतलब यही दिखाया है इसमें, इस कहानी में, कि भाई किस तरह से मतलब कितना एब्सर्ड जो है लॉजिक था पहले की, पत्थरों से मारो, ये मतलब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी का लक्षण दिखाया जाता है इसमें। उसके बाद मैंने कुछ और कहानी और पढ़ी, एक कहानी थी पता नहीं क्या था, द विलेज करके कुछ इस तरह से थी, वो मिस क्लेरेंस थी उसकी कैरेक्टर, जो कि एक कोयल और माइन की फर्म वगैरह कुछ होती है, उसमें वो स्टेनोग्राफर होती है। तो उसमें शुरू में यही बताया जाता है कि भाई किस तरह से इसने अपना एक मुकाम बनाया है, 35 साल की हो गई है अभी ये, तो इसने ये स्टेनोग्राफर बन गई है, अब अच्छा खासा कमाती है और अच्छे खासे घर में रेंट पे लेकर रहती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो फिर मेरे ख्याल से घर बदलने चाहती है, वो शायद एक दूसरी जगह लेना चाहती है। तो फिर मिस्टर एंड मिसिज रॉबर्ट्स होते हैं, वो उनके घर पे जाती है, वो कॉन्टैक्ट वगैरह करती है उनसे, फिर वो जाती है उनके घर पे, तो उनको कोई मिलता नहीं है। फिर वो वहाँ जाती है, तो फिर मतलब मुलाकात होती है उसके मिस्टर रॉबर्ट से हो जाती है उसकी मुलाकात। बीच में भी कुछ चीज़ कहानी मतलब चलती रहती है, और भी कैरेक्टर हैं शायद कुछ उसमें, एक दो ज़्यादा तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है फिर, वो एक्चुअली वो जो मिस्टर रॉबर्ट होता है ना, वो अपनी वाइफ के साथ शायद कहीं और फॉरेन शिफ्ट कर रहा होता है, तो इसलिए उसे अपने घर को रेंट पे देना चाहता है वो। तो इस तरह से ही होता है। बाकी इसका ठीक थी ये कहानी, इसमें डायलॉग अच्छे लगे मुझे इस कहानी के, ख़ास तौर से जो इतने मुझे ध्यान नहीं है, वरना मैं मेंशन भी कर देता। तो ये ही है इसमें कहानियाँ। बाकी और भी कहानी पढ़ी, जैसे मैंने एक पढ़ी कुछ क्या था, ये भी मतलब शिर्ले जैक्सन की कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी है ये सब। तो उसमें ये था कि भाई कोई लड़की होती है छोटी सी, पता नहीं क्या नाम होता है उसका, मेरे ध्यान नहीं है उसका नाम, एंड माई ग्रैंड मदर एंड द सेलर्स, इस तरह से कुछ उसका नाम होता है। तो वो एक्चुअली वो शायद सैन फ्रांसिस्को रहते हैं, पता नहीं कहाँ, इस तरह से कुछ होता है, मेरे ध्यान नहीं है। समुद्र से कुछ किलोमीटर दूर होता है उनका घर मतलब। तो वे जाते हैं सिनेमा हॉल देखना जाते हैं, अपनी शायद दादी के साथ और माँ के साथ जाती है वो। तो वो ये सब मेरे ख्याल से अमेरिकन कल्चर पे ही बेस्ड स्टोरीज हैं जो शिर्ले जैक्सन ने लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं। इनमें बहुत सारी तो ऐसी स्टोरीज़ हैं कि इनका कुछ मतलब वो नहीं है, जैसे डायडेक्टिक स्टोरीज होते हैं, कुछ सिखाती हैं बाद में कि भाई ये इसका मोरल है, इस तरह से नहीं। मतलब एक सीन सा दिखा दिया छोटा सा, एक पूरे दिन का, इसके बारे में डिस्क्राइब सा कर दिया और उसमें थोड़ा सा कुछ दिखा दिया। मतलब
लाइफ किस तरह की होती है ये दिखाने की कोशिश होती है इसकी, मतलब इन स्टोरीज के थ्रू। तो उस कहानी में क्या होता है, वो जाती है सील, वो जाते हैं शिप, उसका कोई अंकल वगैरह होता है, वो पहले कभी पहले बहुत पहले जो है वो शिप में रेडियो ऑपरेटर होता है, तो वो उन्हें शिप वगैरह की सैर करवाना जाता है, शायद सबमरीन की करवाता है वो, शायद मेरे ख्याल से शिप या सबमरीन ऐसा ही कुछ होता है। तो वो शेयर कर मतलब वो ले जाता है उन्हें, तो वहाँ वो सेलर से बड़ा उस पता नहीं होगा शायद उस टाइम पे अमेरिकन कल्चर में कि भाई सेलर से लड़कियों को बड़ा बचा के रखा जाता था, इस तरह से दिखाया गया है उस कहानी में कि अपनी स्कर्ट नीचे चेक कर लो। उसकी दादी कहती है यहाँ सेलर्स होंगे, यहाँ इस तरह के लोग होंगे, अपनी स्कर्ट नीचे कर लो, ऐसे इस तरह से कहती है उसकी दादी। बाकी वो जो लड़की होती है ना, जिसका मेन मतलब कहानी का जो टाइटल है उसमें उसी का नाम होता है, वो खो जाती है बाद में। वो मतलब उसके साथ क्या होता है कि वो उसको लगता है कि ये उसकी माँ जैसे ही कपड़े किसी और ने पहने रखते हैं उसके साथ हो लेती है, तो उसे पता चलता है तो मेरी माँ ना, फिर वो खो जाती है। बाद में वो मिल जाती है, शायद उसकी दादी उसको डांटती होगी या इस तरह से भी कुछ था शायद। तो यही है इनमें, इन स्टोरीज़ में यही है, मतलब अमेरिकन कल्चर के बारे में काफ़ी पता चलता है, वो भी पुराने टाइम के, आज से मेरे ख्याल से 50s 40s वर्ल्ड वार के आसपास, शायद बाद में वर्ल्ड वार के आसपास उस टाइम का कल्चर सा दिखाया गया है इसमें। तो चलो देखते हैं आगे क्या करना है।